साकी फारूकी का एक शेर है, मैं खिल नहीं सका कि मुझे नम नहीं मिला, साकी मेरे मिजाज का मौसम नहीं मिला। फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बर्निये के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। देश को आर्थिक संकट से निकालने की कोशिश में संकट के बादल उन पर ही बरस पड़े। 4 दिसंबर को फ्रांस की संसद में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया और इसको पास होने के लिए 288 वोट्स की जरूरत थी। वोटिंग हुई तो उनमें अविश्वास दिखाने वाले सांसदों की संख्या 331 तक पहुंच गई और बर्निये की सरकार गिर गई। उन्हें ये पद संभाले सिर्फ 91 दिन हुए थे और इन 91 दिनों में सदन का समीकरण कुछ ऐसा था कि कभी भी उन्हें अपने मिजाज का मौसम नहीं मिला। ये फ्रांस में पिछले 60 वर्षों में पहला सफल अविश्वास प्रस्ताव था और इसके बाद इस 3 महीने पुरानी सरकार को आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास की सबसे छोटे कार्यकाल वाली सरकार का तमगा मिल गया। Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. ये सब कुछ तब हुआ जब वो आर्थिक संकट से जूझते फ्रांस को उबारने के लिए एक सोशल सिक्योरिटी बजट बिल लेकर आए। विपक्ष को ये बजट पसंद नहीं आया। समर्थन के अभाव में बर्निये ने स्पेशल पावर इस्तेमाल किया। विपक्ष को ये नागवार गुजरा और वे अविश्वास प्रस्ताव ले आए। अब मिशेल बर्निये को अपने पद से हटना होगा। दूसरी तरफ फ्रांसीसी संविधान के नियमों के तहत अगले 7 जुलाई से पहले चुनाव भी नहीं कराए जा सकते। ऐसे में फ्रांस एक बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस की ओर बढ़ता दिख रहा है। अब विपक्ष फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। तो आज के शो में हम समझेंगे फ्रांस के प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया, विपक्ष राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से इस्तीफे की मांग क्यों कर रहा है, अब फ्रांस की राजनीति कैसे बदलने वाली है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा फ्रांस की। Brought to you by Higher and ITEL. पहले तो बेसिक क्लियर कर लेते हैं। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। यहाँ की आबादी करीब 7 करोड़ है। हवाई रास्ते से भारत और फ्रांस की दूरी लगभग 7,500 किलोमीटर है। फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स में से भी एक है। फ्रांस परमाणु शक्ति से संपन्न है, साथ ही यूरोपियन यूनियन और नेटो का फाउंडिंग मेंबर भी है। अब फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम पर नजर डालते हैं। फ्रांस दुनिया को मॉडर्न डेमोक्रेसी से रूबरू करवाने वाले देशों में से एक है। 18वीं सदी के अंत से वहां डेमोक्रेसी के कई रूप देखने को मिले। अभी भी फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम 1958 के संविधान संशोधन के मुताबिक चलता है। यहाँ सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पास शक्तियां होती है। दोनों मिलकर देश की नीतियों का नक्शा तय करते हैं। राष्ट्रपति को हेड ऑफ द स्टेट और प्रधानमंत्री को हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। ये भारत से अलग है। क्यों? क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, माने असली ताकत प्रधानमंत्री के पास होती है। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, माने असली ताकत राष्ट्रपति के पास होती है। चूंकि फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, इसलिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव अलग अलग होता है। राष्ट्रपति को जनता सीधे चुनती है, जबकि भारत की तरह वहां प्रधानमंत्री जो फ्रांस की संसद है उसके बहुमत पाने वाली पार्टी के आधार पर तय होता है। फ्रांसीसी संसद में 2 सदन हैं। संसद का निचला और मुख्य सदन है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में कुल 587 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा है 289। ऊपरी सदन को कहते हैं सेनेट। इसमें कुल है 348 सीटें। नेशनल असेंबली के सदस्य आम चुनावों में चुने जाते हैं, जो हर 5 साल में होते हैं। इस वक्त इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने मई 2017 में राष्ट्रपति चुनाव में अपनी दक्षिणपंथी प्रतिद्वंदी मरीन ला पेन को हराया था। 2022 में उन्होंने मरीन ला पेन को फिर से हरा दिया और पिछले 2 दशक में दूसरा कार्यकाल संभालने वाले फ्रांस के पहले राष्ट्रपति बने। उनका मौजूदा कार्यकाल 2027 में खत्म होने वाला है। आपने और हमने फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम तो समझ लिया। अब समझते हैं मिशेल बर्निये की सरकार गिरने की कहानी। लेकिन इसके पहले ये जानिए कि वो प्रधानमंत्री कैसे बने। मई 2017 में मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति बने।
जून 2017 में फ्रांस में संसदीय चुनाव हुए। मैक्रो के गठबंधन ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। नेशनल असेंबली के कुल 587 सीटों में से 350 सीटें इनके नाम थी, लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में वो ऐसा समीकरण नहीं बैठा पाए। मतलब ऐसा समीकरण नहीं बैठा और मई 2022 में उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। जून 2022 में संसदीय चुनाव हुआ। उनके गठबंधन को इस बार महज 245 सीटें मिली। होने को ये सबसे ज्यादा थी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा, जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया, 289 है। इस जीत के बाद एक अल्पमत की सरकार बनी। एलिजाबेथ बोर्न प्रधानमंत्री बनी। मैक्रो के लिए अपनी नीतियों के साथ आगे बढ़ना अब उतना आसान नहीं रहा। जनवरी 2024 में मैक्रो ने बोर्न से इस्तीफा दिलवाया और गैब्रियल अटल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वजह था अप्रवास को लेकर एक बिल। ये मैक्रो के 2022 के चुनावी वादों में से एक था। इस बिल को लेकर विवाद शुरू हुए। विपक्ष इसके खिलाफ था। बोर्न की जो पार्टी है उसके भी कुछ लोग इसके खिलाफ थे। बिल पास होने के बाद मंत्रियों ने इस्तीफे देने शुरू किए। विवादों के बीच आखिरकार जनवरी में गैब्रियल अटल को पद सौंप दिया गया। लेकिन जून 2024 में राष्ट्रपति मैक्रो ने अटल को बगैर खबर दिए सदन को भंग कर दिया। यही से शुरू हुई वो कहानी जो आज सरकार गिरने के कगार पर आ पहुंची है। मैक्रो के इस कदम की पहली वजह थी 2022 से ही बिल्स को पास कराने में आ रही दिक्कतें। दूसरी वजह थी मरीन ला पेन की नेशनल असेंबली का यूरोपीय संसद के लिए हुए चुनावों में पहले स्थान पर पहुंचना। मैक्रो का गठबंधन दूसरे नंबर पर था। मैक्रो धुर दक्षिणपंथ को बढ़ने से रोकना चाहते थे। विपक्षी सांसद उनकी सरकार को गिराने की धमकी देने लगे और लोगों की इच्छा का सम्मान करने का एकमात्र तरीका था दोबारा चुनाव। ये एक रिस्की कदम था। 1997 के बाद पहली बार किसी राष्ट्रपति ने ऐसा किया था। जानकारों के मुताबिक इसकी एक तीसरी वजह भी थी। मैक्रो 2027 में अपने कार्यकाल के खत्म होने के पहले लोगों को नेशनल रैली के गवर्नेंस का एक टीजर देना चाहते थे और उनकी कमियों को उजागर करना चाहते थे, ताकि 2027 में अगले राष्ट्रपति चुनाव से पहले लोगों में उसकी अपील कमजोर हो जाए। बहरहाल, संसद भंग होने के बाद जुलाई 2024 में संसदीय चुनाव हुए। इस चुनाव में सबसे आगे था न्यू पॉपुलर फ्रंट यानी कि एनपीएफ। ये सेंटर लेफ्ट और लेफ्ट विंग पार्टियों का गठबंधन था। उनके पास 193 सीटें थी, बहुमत के आंकड़े से 96 कम। मैक्रो का गठबंधन एनसेम्बल अलायंस 166 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आया। तीसरे नंबर पर मरीन ला पेन की नेशनल रैली रही। नेशनल रैली धुर दक्षिणपंथी पार्टी है। जुलाई 2024 में पहले राउंड की वोटिंग में ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। फिर नेशनल रैली को हराने के लिए लेफ्ट पार्टियों ने समझौता कर लिया। उन्होंने कई जगहों पर आपसी सहमति से अपने उम्मीदवार हटाए ताकि लेफ्ट का एकमुश्त वोट किसी एक उम्मीदवार को जा सके। इस तरह उन्होंने नेशनल रैली को तीसरे नंबर पर रोका था। इस खेल में मैक्रो और उनका गठबंधन भी शामिल था। खेल कुछ ऐसा था कि रात को जीत तो पता नहीं, लेकिन ये चिराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। चुनाव के बाद गैब्रियल अटल ने इस्तीफा दिया, लेकिन उस समय पेरिस में ओलंपिक गेम शुरू होने वाले थे। इसलिए मैक्रो ने पीएम गैब्रियल अटल को कुर्सी पर बने रहने के लिए कहा। 11 अगस्त को ओलंपिक्स खत्म हो गया। फिर नए सिरे से प्रधानमंत्री चुनने की कवायद शुरू हुई। मैक्रो ने सबसे बड़ी पार्टी के उम्मीदवार को खारिज कर दिया। इसके बजाय उन्होंने सेंटर और मॉडरेट राइट पार्टियों को एकजुट किया और लेफ्ट के पीएम कैंडिडेट की बजाय मिशेल बर्नियर के नाम पर मुहर लगा दी। लेकिन ये अल्पमत की सरकार थी और इसके गिरने के अंदेशे शुरू से ही लगाए जा रहे थे। 5 सितंबर को मिशेल बर्नियर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसके पहले फ्रांस में पिछले 50 दिनों से कार्यवाहक सरकार चल रही थी। बर्नियर का ताल्लुक द रिपब्लिकन पार्टी से था। जुलाई 2024 में हुए चुनाव में यह पार्टी चौथे नंबर पर थी। इसे सिर्फ 47 सीटें मिली थी। बर्नियर सेंटर राइट माने जाते हैं। उस दौरान नेशनल रैली की मरीन ला पेन ने सदन में उनका समर्थन करने की बात कही थी। लेफ्ट पार्टियों ने बर्नियर का विरोध करने का दावा किया। ऐसे में ला पेन के पास निर्णायक शक्ति आ गई और वो बर्नियर की सरकार के लिए अहम बन गई। आपने बैकग्राउंड समझ लिया। अब समझते हैं कि मिशेल बर्नियर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आखिर क्यों लाया गया। सारा खेल एक बिल से जुड़ा हुआ है। बर्नियर को अपने सोशल सिक्योरिटी बजट के लिए संसद में समर्थन की जरूरत थी। यह बिल फ्रांस के बढ़ते कर्ज पर लगाम लगाने के लिए लाया गया था, लेकिन विपक्ष इससे खुश नहीं था। सांसदों का समर्थन हासिल करने के लिए बर्नियर ने अंतिम समय में कुछ बदलाव भी किए, फिर भी बात नहीं बनी। फिर 2 नवंबर को बर्नियर ने फ्रांसीसी संविधान के आर्टिकल 39(3) का रुख किया। आर्टिकल 39.3 क्या कहता है? यह आर्टिकल सरकार को स्पेशल पावर देता है। इसके तहत सरकार किसी बिल को बगैर वोटिंग के पास करा सकती है, लेकिन इस आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि सांसद सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव
पास कर उसे उस कानून को रद्द कर सकते हैं। ये पावर है उनके पास। अगर ये प्रस्ताव पास हुआ तो जाहिर है प्रधानमंत्री को पद छोड़ना होगा। अनुच्छेद 39(3) का इस्तेमाल फ्रांस में मौजूदा संविधान लागू होने के बाद 113वीं बार किया गया है, लेकिन यह पहली बार था जब इसका इस्तेमाल करने के बाद सरकार गिर गई हो। बर्नियर को पता था कि विपक्ष से उन्हें जरूरी वोट मिलने का कोई मौका नहीं है, इसलिए उन्होंने स्पेशल पावर का इस्तेमाल किया। ये फैसला विपक्ष को नागवार गुजरा। मरीन ला पेन की नेशनल रैली ने लेफ्ट की न्यू पॉपुलर फ्रंट यानी NFP से हाथ मिलाया। दोनों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव के पेश किए जाने के पहले ही लगभग तय हो चुका था कि अंजाम बर्नियर के खिलाफ ही जाएगा। इसके पहले 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री बर्नियर ने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार गिरी तो देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। 2024 के लिए कोई बजट नहीं होगा, इसलिए देश को आर्थिक फ्रंट पर चलते रहने के लिए आपातकालीन नियमों की जरूरत होगी। La situation est difficile sur le plan budgétaire, sur le plan financier. Et je suis aussi très vigilant sur les marchés financiers que je connais assez bien, très difficile sur le plan économique et social, je viens de vous le dire. Il y a une chose dont je suis sûr, M. Sassaigne, je suis sûr, et retenez bien ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que la censure dont il est question demain, et nous retrouverons, rendra tout plus difficile et plus grave. लेकिन बर्नियर की चेतावनी काम नहीं आई। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। इसको पास होने के लिए 288 वोट्स की जरूरत थी। जैसा हमने आपको बताया, लेफ्ट और NPF और मरीन ला पेन की नेशनल रैली के सांसदों ने मिलकर कुल 331 मतों का आंकड़ा पार कर दिया। हमने अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार डॉक्टर स्वस्ति राव से पूछा कि इस अविश्वास प्रस्ताव को पास करने में धुर दक्षिणपंथी और लेफ्ट की पार्टियों ने हाथ मिला लिया। क्या इसमें शामिल पार्टियों के जहन में बजट को रोकने के अलावा कोई और भी मकसद है? इसको कैसे देखा जाना चाहिए? तो ये तो सबको पता है कि मैक्रोन जो है इस वक्त लेजिटिमेट उनको वहां के लोग नहीं देखते। वो ये कहते हैं कि उन्होंने तमाम तरीके के शॉर्टकट्स और तमाम तरीके के हथकंडे अपनाकर वो अपने आप को पॉलिटिक्स में बनाए हुए हैं। जनता नहीं चाहती कि वो है। तो इस वक्त जो फार राइट ने और फार लेफ्ट ने मिलकर इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को अंजाम दिया है, इस बात का अंदाजा शुरू से था। और कहीं ना कहीं मैं जितना समझती हूँ फ्रांस के पॉलिटिक्स को, क्योंकि बहुत कीनली ऑब्जर्व करती हूँ, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैक्रोन इस चीज के लिए तैयार है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में तो इन्हें हारना ही था, जहां तक मुझे समझ में आता है। और मैक्रोन का पॉलिटिकल बिहेवियर जो मुझे समझ में आता है, मैक्रोन इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अब मुझे देखना यह है कि मैक्रोन इसके लिए करते क्या है। जहां तक फार राइट और फार लेफ्ट की बात है, वो तो बिल्कुल क्लियर है। वो बिल्कुल डिस्क्रेडिट तो करना ही चाहते हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि उनका गुस्सा यह है कि वोट तो उन्होंने जीते, लेकिन बाजी मैक्रोन मार ले गए, क्योंकि ये तमाम हथकंडे अपनाकर। अब जानते हैं कि बर्नियर के बिल में क्या था और इसके न पास होने से क्या फर्क पड़ेगा। दरअसल इस दौरान फ्रांस आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उसका कर्ज इस वक्त GDP के 112% से भी ज्यादा है। ये ग्रीस और इटली के बाद यूरोप में सबसे ज्यादा है। ये कर्ज आर्थिक उत्पाद का 5.5% है और यूरोपियन यूनियन के सदस्यों के लिए 3% सीमा से काफी ऊपर है। जून 2024 में EU ने फ्रांस को नियम तोड़ने के लिए वार्निंग भी दी थी। EU के सैंक्शन से बचने के लिए फ्रांस को 2027 तक अपने कर्ज को लगातार कम करके 3% तक लाना होगा। इस आर्थिक हालात में मैक्रो के कुछ फैसलों का भी हाथ है। पिछले कुछ सालों में फ्रांस का खर्च काफी बढ़ गया है। पहली वजह कोरोना काल है और दूसरी है यूरोप में एनर्जी कॉस्ट में बढ़ोतरी, इससे लिविंग कॉस्ट का बढ़ जाना। मैक्रो ने लिविंग कॉस्ट कम करने के लिए स्पेंडिंग बढ़ाई। दूसरी ओर रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद उन्होंने डिफेंस स्पेंडिंग भी बढ़ाई। बर्नियर ने इसको हल करने की कोशिश में 2025 के लिए 60 बिलियन यूरो की बचत वाला बजट पेश किया। इसमें देश की स्पेंडिंग कम करना और अमीरों और बड़ी कंपनियों पर टैक्स बढ़ाने की बात शामिल थी। अब चूंकि ये पास नहीं हो सका तो फ्रांस के पास कोई बजट नहीं है। ऐसे में टैक्स नहीं बढ़ाया जा सकता। इससे देश के बाकी गतिविधियों को चलाते रहने में मुश्किलें आ सकती हैं। हमने एक्सपर्ट से पूछा कि आने वाली सरकार के पास न तो ज्यादा वक्त होगा और न ही बहुमत। ऐसे में वो फ्रांस के आर्थिक संकट से कैसे निपटेगी? जब तक इनके नए इलेक्शंस होंगे, यानी कि जब तक नए इलेक्शंस का टाइम होता है, तब तक एक केयर टेकर गवर्नमेंट के रूप में जो माइकल बार्नियर हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट का भी मतलब क्या होता है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, यानी कि वो नॉर्मल गवर्नमेंट की तरह ही काम करती है, लेकिन कोई नया डिसीजन नहीं ले सकती और नए किसी बिल पे कोई प्रस्ताव जो है ये सब नहीं पारित कर सकती। तो ऐसे में भी यही हो जाता है कि जो 2024 का बजट था, आप उसी
लेके कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और उसी 2024 के बजट की वजह से ये सारा का सारा इन्फ्लेशनरी और डेट का प्रेशर है फ्रांस में। तो कुल मिलाकर अगर आप मुझसे पूछें तो ये आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति है कि या तो वो 2024 में के बजट को कंटिन्यू करें और उन्हीं मिस्टेक्स को कंटिन्यू करें जिसके वजह से मैक्रों की सरकार इतनी अनपॉपुलर हो गई है। नया बजट वो ला नहीं सकते जब तक कि वो नया प्राइम मिनिस्टर नहीं लेकर आएंगे। तो ये जो सिचुएशन है कि अपने फिस्कल डेफिसिट को इनको कम कैसे करना है जबकि नया बजट नहीं पास हो पाएगा, और जो उन्होंने टैक्स इंक्रीज करी थी उसको भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ये जो सिचुएशन है, ये जो डेट क्राइसिस है, ये बढ़ती जा रही है। और आज के डेट में ये इसके जो आपको जड़ें हैं ये बहुत गहरी हैं। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डिसीजन की बात है, इसमें टाइमिंग का भी इशू है, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का भी इशू है, और अल्टीमेटली जितना मैं समझ रही हूँ कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट से ही हम ऐसे कर सकते हैं कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू शायद हम एक नया मैक्रो कोशिश करें कि एक नया बजट जो है वो पास करें, लेकिन उसमें भी एक तरीके की लीगल अनसर्टेनिटी रहेगी क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर्स नहीं है। तो कुल मिलाकर हमको अभी फ्रांस में आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा नाटकीय घटनाक्रम जो है वो होता हुआ दिखेगा। अब जानते हैं कि फ्रांस में आगे क्या हो सकता है। 2 नवंबर को जिस बिल की पेशी हुई वो बजट के 3 बिलों में से पहला था। दूसरे बिल पर इस हफ्ते के आखिर में वोटिंग होने की उम्मीद थी और 2025 के लिए मुख्य बजट पर 20 दिसंबर के आसपास वोटिंग होनी थी। अब 2025 के लिए कोई बजट तो उपलब्ध नहीं होगा। इस हालत में वो भी हो सकता है जिसकी चेतावनी बर्नियर ने दी। दरअसल फ्रांस के संविधान में ऐसी हालत को संभालने के लिए इमरजेंसी का प्रावधान है। इसके तहत कुछ हद तक टैक्स बढ़ाए जा सकते हैं और खर्च कम किया जा सकता है। फ्रांसीसी संविधान के मुताबिक इमैनुअल मैक्रों अगले चुनाव का ऐलान जून 2025 से पहले नहीं कर सकते, यानी तब तक पॉलिटिकल क्राइसिस का बने रहना भी लगभग तय है। ऐसे में मुमकिन है कि वो एक कार्यवाहक सरकार नियुक्त करे, लेकिन इसमें भी एक बड़ा जोखिम है। किसी भी नए प्रधानमंत्री को उसी सदन का सामना करना पड़ेगा, फिर उसको भी किसी नए बजट डिस्कशन को ऐसे ही खिलाफत का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल बर्नियर तब तक कार्यवाहक पद पर बने रहेंगे जब तक मैक्रों नए गठबंधन के आधार पर नया प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर देते। इसमें कई दिन, हफ्ते या कुछ महीने भी लग सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते पेरिस आने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मैक्रों नॉन एग्जिस्टेंट सरकार की शर्मिंदगी से बचने के लिए जल्द ही नए प्रधानमंत्री का ऐलान कर देंगे। हमने एक्सपर्ट से पूछा कि अविश्वास प्रस्ताव के पास होने के बाद पैदा हुआ पॉलिटिकल क्राइसिस कैसे रिजॉल्व हो सकता है। अगले साल जुलाई तक फिर से चुनाव नहीं कराया जा सकता। ऐसे में इससे निपटने के लिए इमैनुअल मैक्रों मौजूदा सदन में क्या समीकरण बना सकते हैं कि क्या होगा फ्रांस में। तो 3-4 तरीके के सिनारियोज जो हैं वो फ्रांस में उभरते हैं। पहला सिनारियो तो ये होगा कि इमैनुअल मैक्रों किसी नए प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करें। अगर आपको ध्यान है कि ये जो नाटकीय घटनाक्रम घटा था स्नैप इलेक्शंस के बाद, और कितनी बार इमैनुअल मैक्रों ने फार राइट और या फार लेफ्ट को प्राइम मिनिस्टर बनाने से उन्होंने बचाया था अपने आप को, ताकि कोहैबिटेशन जैसे जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक तरीके का जो मैकेनिज्म है उसमें उनको नाम हंसना पड़े। तो मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं है उनको एक नया कोई कैंडिडेट चुनना, ऐसा कैंडिडेट जो कि सारी पार्टीज को मंजूर हो, जब तक कि वो तैयार नहीं होते कोहैबिटेशन के लिए। और आपको पता है कि इमैनुअल मैक्रों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है कोहैबिटेशन को अवॉइड करने के लिए। तो एक तो इससे सबसे पहले हमें क्या समझ में आता है, इसके पहले कि कोई दूसरी मतलब प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाए या ना किया जाए, जनरल इलेक्शंस नहीं हो सकते फ्रांस में कम से कम 8 जुलाई 2025 तक, क्योंकि ये भी कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो जो है ये इसका प्रावधान है कि भाई इसके पहले जब आपने जनरल इलेक्शंस और ये स्नैप इलेक्शंस कॉल किए थे तो अब आपके कम से कम 8 जुलाई तक नहीं हो सकते। यानी कि मैक्रों जो है वो नेशनल असेंबली को यानी अपनी पार्लियामेंट को डिसॉल्व नहीं कर सकते। जब डिसॉल्व नहीं कर सकते तो ऐसा एक सिचुएशन दिख रही है कि फ्रांस के पास कोई ऐसा बजट ही नहीं होगा, और बिना बजट के फ्रांस काम कैसे करेगा। तो ऐसे में मैंने कहा कि देखिए, या तो ये किया जा सकता है कि मैक्रों जो है वो एक नया बजट लेकर आए, और ऐसा बजट लेके आए जो फार राइट और फार लेफ्ट की जो डिमांड्स हैं उनसे ये मतलब उनके हिसाब से हो, ताकि ये जो इम्पास है उसको ब्रेक किया जा सके। जो दूसरा प्राइम मिनिस्टर है वो भी मैंने आपसे बताया कि वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जितना जो पीछे का घटनाक्रम है उसके बाद मुश्किल है। देखिए, तीसरा क्या हो सकता है कि जो मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है वो ये कि जब तक इनके नए इलेक्शंस होंगे, यानी कि जब तक नए नए इलेक्शंस का टाइम होता है, तब तक एक केयर टेकर गवर्नमेंट के रूप में जो माइकल बार्नियर हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं।
केयर टेकर गवर्नमेंट का भी मतलब क्या होता है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, यानी कि वो नॉर्मल गवर्नमेंट की तरह ही काम करती है, लेकिन कोई नया डिसीजन नहीं ले सकती। अब जानते हैं कि विपक्ष इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग आखिर क्यों कर रहा है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि अगर जून में इमैनुअल मैक्रों ने सदन को भंग करने का फैसला न लिया होता तो आज सरकार न गिरती। पिछली बार ऐसा 1997 में हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति जैक शिराक ने अपने बहुमत को मजबूत करने की उम्मीद में संसद को भंग कर दिया था, लेकिन जब नतीजे आए तो ऐसा नहीं हुआ। विपक्षी सत्ता में आ गए और शिराक को अपना कार्यकाल विपक्षी प्रधानमंत्री के साथ बिताना पड़ा। मैक्रो को लगा कि वो इतिहास के मिसाल को चुनौती दे सकते हैं। अब मैक्रो ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव का अंजाम चाहे जो कुछ भी हो, वो इस्तीफा तो नहीं देने वाले। फिर 5 दिसंबर को देश को वो संबोधित करेंगे। तब भारत में 6 दिसंबर हो चुका होगा। हमने एक्सपर्ट से पूछा कि क्या फ्रांस की पॉलिटिकल क्राइसिस इस मुकाम पर जा सकती है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को ही इस्तीफा देना पड़ जाए। अगर केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं काम कर पाती है, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत नया बजट नहीं ला पाती है और 2024 का बजट कंटिन्यू करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसके पहले जो मैं सिनारियोस बता रही थी, अगर उसमें से कोई भी काम नहीं करता है तो मैक्रो के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर बनेगा कि वो रिजाइन करे और उसके बाद फिर नए इलेक्शंस हो। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि 2024 जो है वो ऑलरेडी जो अब उनका लास्ट ये टर्म चल रहा है और ये जो टर्म है ये 2027 में खत्म होगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैक्रों रिजाइन करेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने रिजाइन न करने के हर प्रकार के हथकंडे को जो है वो ढूंढा है और इसके बाद वो वैसे भी नहीं रन कर सकते। तो ये उनके लिए लास्ट एक तरह से उनके जो पॉलिटिकल करियर का जो है वो एंड है। तो मुझे लगता नहीं वो रिजाइन करेंगे, क्योंकि उनको रिजाइन करने की ये बात समझनी जरूरी है कि टेक्निकली उनको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मॉरली एथिकली उनको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि उनकी जो सरकार है उसको बिल्कुल भी जनता का समर्थन नहीं है। और वैसे तो जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार प्रेसिडेंट का काम है डिफेंस, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को देखना और प्राइम मिनिस्टर का काम है इकोनॉमिक पॉलिसीज को देखना। इसीलिए आपको लगातार ये दिख रहा है कि लगातार फ्रांस में प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हो रहे हैं। लेकिन चूंकि ये मैक्रोन द्वारा समर्थित कैंडिडेट्स है, इसी वजह से अल्टीमेटली ये मैक्रो की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का प्रॉब्लम है और इसका रास्ता मैक्रो क्या निकालते हैं वो तो हमें दिखेगा, पर मेरे अनुसार वो रिजाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस बात पे काफी अपनी जिद पे अड़े दिखते हैं। ईयू का एक और अहम सदस्य जर्मनी भी इसी दौरान ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का गठबंधन टूट चुका है। अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं। हमने स्वस्ति राव से ही पूछा कि फ्रांस का आर्थिक संकट और पॉलिटिकल क्राइसिस का ईयू के लिए क्या मायने हैं, मतलब उसका ईयू पर कैसा असर होगा। ये दिखाता है कि जो फ्रांस ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन के 2 सबसे बड़े इकोनॉमीज हैं, जर्मनी और फ्रांस, उनके बीच में जो इस समय सिचुएशन उनके यहाँ चल रही है वो दिखाता है कि जो यूरोपियन यूनियन की मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं उसमें बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन के ऊपर ये रिफ्लेक्ट करेगा, 100% करेगा बिल्कुल। और ये संकट जो है वो यूरोपियन यूनियन के लेवल पर भी है, क्योंकि जर्मनी के बारे में आपने बताया जर्मनी में ओलाफ शोल्ज की सरकार बिल्कुल भी वहां पे सस्टेन नहीं कर सकती अपनी ट्रैफिक लाइट कोalition की वजह से। तो एक जो इसके बाद क्या इससे पता चलता है कि ईयू वाइड लेवल पे कैसे ये रिफ्लेक्ट करेगा, बिल्कुल हमें इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक क्राइसिस का मोमेंट है और इस मोमेंट से कैसे निकल कर आता है जो यूरोपियन यूनियन का ब्लॉक, वो दिखाएगा कि भाई आफ्टर ऑल ये पावर जो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है यूरोपियन यूनियन के विद इन वो कैसे होती है। क्योंकि इसी टाइम पर ऐसी इकोनॉमीज हैं जैसे कि पोलैंड, जैसे कि ग्रीस, जो अभी बहुत अच्छा कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है कि ट्रेडिशनल इकोनॉमीज में जो स्लो डाउन है, ट्रेडिशनल इकोनॉमीज में स्लगिशनेस है, डेट क्राइसिस है। ऑन द कॉन्ट्ररी वहां पे जो पहले इकोनॉमीज थी जिनको की एक डिवाइड के उस तरफ थी, मतलब वो एलीट इकोनॉमीज नहीं थी, वो अच्छा कर रही हैं। तो थोड़ा हमको ये यूरोपियन यूनियन का जो नेचर है, जो स्टेचर है, इकोनॉमिक स्टेचर, उसमें भी हमको थोड़ी सी पावर रीडिस्ट्रीब्यूट होते हुए दिखेगी। अब जाते जाते मिशेल बर्नियर की कहानी भी सुनते जाइए। बर्नियर की उम्र 73 साल है। पॉलिटिकल करियर लगभग 5 दशक लंबा है। इस दौरान उन्होंने ईयू और फ्रांस के लिए कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं, जैसे ब्रेक्जिट के दौरान ईयू की तरफ से नेगोशिएट किया। ब्रेक्जिट माने ब्रिटेन के ईयू से अलग होने की प्रक्रिया। ब्रिटेन ने जून 2016 में ब्रेक्जिट पर जनमत संग्रह करवाया, जिसके बाद उसने आधिकारिक तौर पर ईयू छोड़ दिया। ईयू के अलावा बर्नियर फ्रांस के लिए विदेश मंत्री, यूरोपियन अफेयर्स, पर्यावरण और कृषि जैसे मंत्रालय संभाल चुके हैं। वो 2 बार यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर भी रहे। अब वो फ्रांस के सबसे कम वक्त तक पद संभालने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं।
तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ बढ़ जाते हैं। पहली सुर्खी साउथ कोरिया से आई है, जहां राष्ट्रपति यून सुक योल ने 3 दिसंबर को 6 घंटे के लिए मार्शल लॉ लगाया था, लेकिन विपक्षी सांसदों ने इस लॉ के खिलाफ प्रस्ताव लाकर इसे निरस्त कर दिया। उसके बाद से विपक्ष और जनता राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। अब इस मामले से ताजा अपडेट यह है कि साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है। रक्षा मंत्री का नाम किम योंग ह्यून है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के मार्शल लॉ लगाने का सुझाव, मतलब राष्ट्रपति को ऐसा सुझाव उन्होंने ही दिया था, इसलिए जनता उनसे भी इस्तीफे की मांग कर रही थी। किम योंग ह्यून सेना से रिटायर्ड जनरल हैं और उन्होंने राष्ट्रपति यून के साथ एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी। रक्षा मंत्री के रूप में किम ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और साउथ कोरिया के अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने किम पर राजद्रोह का अभियोग चलाने की मांग भी की है। विपक्ष राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग भी लेकर आने वाला है। इसी के बाद तय होगा कि वो सत्ता पर बने रह सकते हैं या नहीं। खैर, जो भी होगा हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। साउथ कोरिया का जो पूरा विवाद है, इसको हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में समझाया है। अगर आपकी उसमें दिलचस्पी है तो आप वो एपिसोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, मतलब वो लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरी सुर्खी जान लेते हैं जो इजराइल से आई है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद से ये जुड़ी हुई है। 3 दिसंबर को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी UNGA में इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश होता है। इसके बाद इस प्रस्ताव पर वोटिंग होती है। भारी बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाता है। प्रस्ताव में क्या लिखा होता है? लिखा होता है कि इजराइल फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर से अपना कब्जा समाप्त करे। इस पर भारत भी वोटिंग में हिस्सा लेता है। आप सोच रहे होंगे भारत ने तो एब्सटेन ही किया होगा, जैसा बहुत बार देखने को मिला है, लेकिन इस बार भारत ने इजराइल के खिलाफ और प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की है। भारत जैसे 157 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। इस प्रस्ताव में सिर्फ कब्जा समाप्त करने की ही बात नहीं थी, बल्कि मध्य पूर्व में शांति स्थापना के लिए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात थी। मध्य पूर्व में हमास और उसके सहयोगियों के खिलाफ इजरायली कार्रवाई में जिस तरह आम लोगों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है, तत्काल उसे रोकने पर भी प्रस्ताव में बात की गई थी। अगर इस प्रस्ताव पर अमल किया जाता है तो मध्य पूर्व में शांति आ सकती है, लेकिन इस प्रस्ताव पर अमेरिका, इजराइल सहित कई देशों ने विरोध में वोट किया है। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन टाइटल वाले इस प्रस्ताव को अफ्रीकी देश सेनेगल ने प्रस्तुत किया था, जिस पर 193 सदस्यों वाली UNGA में वोटिंग हुई। इस प्रस्ताव के पक्ष में भारत सहित 157 देशों ने मतदान किया, जबकि अमेरिका, इजराइल सहित 8 देशों ने इसके खिलाफ वोट दिया। अब आपको फिलिस्तीन के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हुई इस वोटिंग के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गौर करा देते हैं, मतलब वो पॉइंटर्स बता देते हैं जिसे UNGA ने भारी बहुमत से पास कर दिया। यूनाइटेड नेशन ने इस प्रस्ताव के आधार पर मध्य पूर्व में बिना किसी देरी के शांति स्थापना की बात की है। इस प्रस्ताव में कब्जाए गए फिलिस्तीनी क्षेत्रों से इजराइल की वापसी के अलावा फिलिस्तीनी लोगों को खुद से फैसले लेने का अधिकार और एक स्वतंत्र राज्य के अधिकार की भी बात कही गई है। इस प्रस्ताव के माध्यम से UNGA ने इंटरनेशनल लॉ के अनुसार 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए अपने समर्थन को दोहराया है, जिससे कि 1967 से पहले की मान्यता प्राप्त सीमाओं के आधार पर इजराइल और फिलिस्तीन शांति और सुरक्षा के साथ रह सकें। UNGA ने इजराइल से इंटरनेशनल लॉ को सख्ती से पालन करने की भी बात कही है। साथ ही कहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपनी गैरकानूनी उपस्थिति को जल्द से जल्द समाप्त करे। इन सब के बीच ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया है। हालांकि हमेशा की तरह इजराइल नरसंहार के आरोपों का खंडन करता आया है। इजराइल का कहना है कि वो हमास और उसके सहयोगियों पर ही हमला कर रहा है। साथ ही इजराइल ने हमास पर फिलिस्तीनी लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। एमनेस्टी ने यह भी कहा कि 7 अक्टूबर का मतलब उस घटना का हवाला देकर इजराइल को सही नहीं ठहराया जा सकता, जिसके परिणाम स्वरूप वो फिलिस्तीनियों पर हमले कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह भी घोषणा की है कि वो 7 अक्टूबर के हमले के दौरान हमास द्वारा किए गए अपराधों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप इजरायली पक्ष के 1208 लोग मारे गए थे। साथ ही अमेरिका और उसके सहयोगियों से इजराइल को हथियारों की खेप की आपूर्ति रोकने का आह्वान किया है। इस मामले पर जुड़े जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। ये बुलेटिन लिखा था मेरे साथी साजिद और अंकुर ने। आप इन मसलों पर क्या राय रखते हैं कमेंट में बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।